Yes, we'll continue. Now, in today's session, I'll be doing first amalgamation of companies. Yes, this is amalgamation of companies. Question number 4. Again, still we are continuing May 2024 paper. Look at the question. Intelligent Limited and Diligent Limited are carrying their business independently for last 2 years. Following financial information in respect of both the companies are given to you. Equity share capital of 100 each, 8% preference shares of 100 each, trade payables, retirement gratuity fund that is long term, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रेकअप है ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये दोनों को मिलाएंगे तो टोटल प्रॉफिट मिलेगा. लैंड एंड बिल्डिंग, plant and machinery, inventories, trade receivables and cash bank. टोटल प्रॉफिट देखेंगे ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर का, तो यहाँ पे हो जाता है 4 + 2 6 और 57 lakhs. फॉर द फर्स्ट कंपनी इट इज 7 lakhs एंड 250 + 150 ईयर इट इज 4 lakhs. यहाँ पे 4 lakhs का प्रॉफिट है. 7 lakhs एंड 4 lakhs. हाँ, फिर इसके आगे और क्या दिया हुआ है. 1 April both the companies agreed to amalgamate and form a new company, Genius Limited, with an authorized capital of 40 lakhs rupees. 40 lakhs divided into 30,000 equity shares of 100 each and 10,000 8% preference shares of 100 each. फिर उसके बाद the amalgamation was to be carried on the basis of the following agreement. Assets of both the companies were revalued. देख लो, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्रीज, ये तीनों रीवैल्यूड है. लैंड बिल्डिंग दिस इज रीवैल्यूड, प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड, इन्वेंट्री इज रीवैल्यूड. ये जो स्पीड एफिशिएंसी से तुम करोगे ना, अगर तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी ना, तो ही तुम ये स्पीड और एफिशिएंसी से कर सकते हो. जो ओरली अकाउंट्स करता है ना, उसको कभी भी ये स्पीड और ये एफिशिएंसी मिल ही नहीं सकती है. सो तुम्हारे बहुत राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, बार बार तुमको रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके तुम इस तरीके से कर पाते हो. फिर उसके बाद नेक्स्ट बोला हुआ है, ट्रेड पेबल्स ऑफ इंटेलिजेंट लिमिटेड इंक्लूड्स 1 lakh ड्यू टू डिलीजेंट लिमिटेड एंड ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ Diligent Limited includes 1 lakh receivables from Intelligent. In short, एक के डेटर में 1 लाख है और एक के क्रेडिटर में. म्यूचुअल फंड्स 1 लाख रुपए और कुछ नहीं. एक ही बता देते तो भी चलता था कि अगर इसका ट्रेड पेबल्स है तो उसका ट्रेड रिसीवेबल्स होना ही था. फिर भी दोनों का बता दिया. Now the purchase consideration to be discharged in the following manner. अब परचेज कंसिडरेशन का डिस्चार्ज दिया हुआ है. कैसे दिया हुआ है परचेज कंसिडरेशन का डिस्चार्ज? Discharge of purchase consideration is issue of 22,000 equity shares of 100 each fully paid up in proportion of sum of their profitability in preceding 2 financial years. अरे तो अपने को प्रॉफिटेबिलिटी के परसेंटेज में इनको शेयर करने का है. प्रॉफिटेबिलिटी इन 2 फाइनेंशियल ईयर्स, तो ये 2 फाइनेंशियल ईयर्स ही तो है. ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का और ये करंट ईयर का, तो ये 7 lakhs 2 फाइनेंशियल ईयर्स का टोटल है, ये 4 lakhs 2 फाइनेंशियल ईयर्स का टोटल है. सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का था प्रॉफिट, और ये जो है 2,50,000 करंट ईयर का. तो इन शॉर्ट ये जो 22,000 इक्विटी शेयर्स है, इसको हम लोग 4:7 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे. इक्विटी शेयर्स का तो ब्रेकअप हो गया दोनों कंपनी के लिए डिस्चार्ज ऑफ पीसी का.
Preference shareholders of both the companies are issued equivalent number of 10% preference shares of 100 each of Genius Limited at a price of 125. So सेम पुराने कंपनी में जितने प्रेफरेंस शेयर्स थे उतने ही प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं. यहाँ पे पुराने कंपनी में शेयर्स 100 रुपीज़ का है, तो इनके पास थे 3000 शेयर्स और इनके पास 2000 शेयर्स. सो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ शेयर्स देना है, लेकिन 25 रुपये प्रीमियम पे देना है. तो 3000 इंटू 125 इंटू 125 और यहाँ पे 2000 इंटू 125 इंटू 125. अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ पीसी में ना डिबेंचर्स भी है. अभी अपने क्लास के बुक में जितने भी क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे भी हमने डिबेंचर्स दिया. तो पुराने कंपनी में डिबेंचर होल्डर्स थे, पुराने कंपनी में जो डिबेंचर होल्डर्स थे उनको हम लोग डिस्चार्ज करते थे. लेकिन यहाँ पे पुराने कंपनी में कोई डिबेंचर होल्डर्स है ही नहीं. मैंने बैलेंस शीट रीड की, कहीं पे भी ओल्ड कंपनी में मेरे को डिबेंचर्स नहीं मिले. तो इस बार डिस्चार्ज ऑफ पीसी में हम कोई पुराने डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स नहीं दे रहे हैं. इनफैक्ट हम लोग डिबेंचर्स डिस्चार्ज ऑफ पीसी में दे रहे हैं. तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी में डिबेंचर्स भी आएगा. मैं बोलता हूँ ना, हर लेक्चर में कुछ नया सीखोगे. तुमको ऑलरेडी टॉपिक आता है, उसमें एडिशन टू नॉलेज हो जाएगा ना, तब जाके एग्जाम्स के पेपर अच्छे होते हैं. 12% debentures of 100 each in Genius Limited at par to provide an income equivalent to 10% of return on the basis of net assets in their respective business on 1st April after evaluation of asset. ये थोड़ा अच्छा है, ये अच्छा एडजस्टमेंट है. हमको नए कंपनी में हमको डिस्चार्ज ऑफ पीसी में ना पुराने कंपनी के डिबेंचर्स भी देना है. नया कंपनी अपना डिबेंचर्स भी देगा, लेकिन कैसे देगा? 10% नेट एसेट जो भी आएगा ना अपना. अभी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीसी बनाएंगे. स्टेटमेंट ऑफ पीसी में जो भी नेट एसेट्स आएगा उसका 10% निकालना. वो 10% से जो भी अमाउंट होएगी ना, वो अमाउंट के बेसिस पे हम डिबेंचर्स कैलकुलेट करेंगे. तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी में 3 आइटम है इस बार: इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स. और डिबेंचर्स नेट एसेट पे बेस्ड है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ शेयर्स debentures to be issued to the old companies and prepare a balance sheet of old company after amalgamation. So they don't want any journal entries. एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है और ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है. देख लो, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स. तो पहले एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं. एक नया पेज ले लो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे और अगले पेज पे स्टेटमेंट ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, वो सब बना लेंगे. लिखो, ऑन द रेड लाइन राइट बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी. का नाम क्या है? बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी. इंटेलिजेंट और डिलीजेंट मिला के क्या बना रहे? जीनियस लिमिटेड. बैलेंस शीट ऑफ जीनियस लिमिटेड ऑन 1st April 2024. राइट. क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स जीनियस लिमिटेड. बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स जीनियस लिमिटेड. as on 1st April 2024. अपनी रेगुलर बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग. राइट. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. जो अपने रेगुलर बैलेंस शीट का हम लोग अदर देन कंपनी फाइनल अकाउंट्स जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं वही बनाएंगे. नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड्स.
Below that, share capital, दो लाइन खाली रखोगे. Reserves and surplus, three lines blank. Number 2, non-current liabilities. Leave 2 lines. Current liabilities, leave 2 lines. Two lines and total. Leave 2 lines and total. Now, next, assets. Number 1, non-current assets. Leave 4 lines. Current assets, leave 4 lines और 5th लाइन पे क्लोज कर दो. टोटल. चलो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है. बैलेंस शीट फॉर्मेट इज रेडी. अभी अगले पेज पे चले जाओ. गो टू द नेक्स्ट पेज एंड राइट देयर. गो टू द नेक्स्ट पेज एंड राइट देयर. पहले डिस्चार्ज ऑफ पीसी लिखते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज ऑफ पीसी में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन. खाली डिबेंचर्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी बाकी है. Discharge of purchase consideration. Discharge of purchase consideration. Now regarding discharge of purchase consideration, see discharge of purchase consideration में 2 कंपनीज है और डिस्चार्ज ऑफ पीसी में 3 आइटम है. नंबर 1 इज इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी. उनको नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स भी चाहिए, तो इसके नीचे एक लाइन खाली रख दो. नंबर 2, 12% प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी दे रहे हैं. फिर से 2 लाइन खाली, एक लाइन खाली रख दो. और डिवेंचर्स, अरे प्रेफरेंस शेयर्स 12% नहीं था, सॉरी 8% है. 8%, आई एम सॉरी, डिवेंचर्स आर 12%. मेक दिस एज 8%. प्लीज कट करके लिख दो. वो डिवेंचर्स है 12%. तो फिर एक लाइन छोड़ के लिखोगे 12% डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी. अगर ओल्ड कंपनी में डिवेंचर होल्डर्स होते हैं ना, तो उनको डिस्चार्ज करने के काम आता था. इसके नीचे भी एक लाइन खाली रख के फिर टोटल का लाइन बनाना. सो मैंने तीनों के नीचे एक एक लाइन खाली रख दिया है. एंड ड्रॉ 3 कॉलम्स.
आज बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज ज्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ दिस जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, ठीक है, वेर इट, इससे मिल जाएगा टोटल। ओल्ड कंपनीज का नाम है इंटेलिजेंट डिलीजेंट, इंटेलिजेंट डिलीजेंट, और ये जो दोनों का टोटल है वही जीनियस लिमिटेड है, दोनों का टोटल है जीनियस लिमिटेड। फिर इसके बाद हम लोग डिस्चार्ज ऑफ पीसी बनाएंगे, सॉरी डिस्चार्ज नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीसी इसके नीचे बनाएंगे। चलो देख लो, आई होप एवरीबडी इज रेडी अप टिल हियर, एवरीबडी इज रेडी अप टिल हियर। डिस्चार्ज ऑफ पीसी ये रहा, परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज एज अंडर 22,000 इक्विटी शेयर्स है 100 रुपीज का, और 4:7 के रेशियो में डिवाइड करना। सो 22,000 इक्विटी शेयर्स, इसको हम डिवाइड करेंगे 4:7 के रेशियो में। 4 नहीं है, 7:4 है, पहला 7 लाख है, 7:4 देख लेता हूं, मेरे को ध्यान में है। ये देख लो, ये बाजू 7 lakhs है और ये बाजू 4 lakhs है। सो 7:4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। 22,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, 14,000। Chat box is open, you can keep posting your answers. 14,000 equity shares into 100, 14 lakhs is here, और 14 के बाद में तो कितना, 8,000 ही बचेगा। 8,000 इंटू 11, 8 lakhs, 22 lakhs। ये लो, उनका एक रिक्वायरमेंट हमने पूरा कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दिए। और प्रेफरेंस शेयर्स तो सेम नंबर देना है, खाली प्रीमियम पे देना है। यू कैन सी हियर, प्रेफरेंस शेयर्स के डिस्चार्ज के लिए बोला था, सेम नंबर एट 125। सो 3,000 एंड 2,000, सेम नंबर तो यही हो गया। 3,000 इंटू 125, 2,000 इंटू 125, 2,000 इंटू 125 तो 2,50,000 होता है। जरा 3,000 इंटू 125 चेक कर लो। 3,000 इंटू 125, दैट गिव्स यू 3,75,000। 3,75,000 प्लस 2,50,000 गिव्स अस 6,25,000। इससे हमको मिल जाता है 6,25,000। हाँ, रिगार्डिंग डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के लिए बोला है 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 इज देना है इन जीनियस लिमिटेड एट पार, लेकिन टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ रिटर्न ऑन नेट एसेट्स इन रेस्पेक्टिव बिजनेस ऑन 1 April आफ्टर इवैल्यूएशन। मैं तुमको बताता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पीसी बना लेते हैं, उसमें एक बार नेट एसेट्स निकाल लेते हैं। वो नेट एसेट्स का 10% अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। वो अमाउंट के बराबर का डिबेंचर्स चाहिए, वो अमाउंट के बराबर का 12% डिबेंचर्स चाहिए। तो अभी इसके आगे का काम नहीं कर सकते। अभी इसके आगे स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बनाना पड़ेगा, लिखो, क्योंकि अब नेट एसेट्स की जरूरत है। स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वापस से नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। फर्स्ट कॉलम इंटेलिजेंट का है और सेकेंड कॉलम इज फॉर डिलीजेंट। लिखो, ऑल एसेट्स टेकन ओवर,
all assets taken over, agreed value, all assets taken over agreed value. जरा एसेट्स के नाम लिख लेते हैं, सारे ही एसेट्स टेकन ओवर है. लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश बैंक. अरे वो म्यूचुअल डेट्स जो है वो तो न्यू कंपनी के बैलेंस शीट में आते हैं सीधा. वो ट्रेड रिसीवेबल पेबल्स इधर एडजस्ट करने मत बैठ जाना. देखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के बाद में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश बैंक. इससे मिल जाएगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, एग्रीड वैल्यू. आउटसाइड लाइबिलिटीज के नाम पे अपने पास इक्विटी शेयर्स तो है नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं, एक ट्रेड पेबल्स है और एक रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड है लॉन्ग टर्म. ट्रेड पेबल्स, एंड रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड. रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड्स, ग्रेच्युटी फंड, और ये माइनस करके जो मिलेगा उसको बोलते हैं नेट एसेट्स. वो नेट एसेट्स का 10% निकालेंगे. नेट एसेट का जो 10% से जो अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट के बराबर का 12% डिवेंचर्स देंगे. एक लाइन गुडविल कैपिटल रिजर्व्स के लिए छोड़ दो. नेट एसेट्स के बाद एक लाइन छोड़ दो गुडविल कैपिटल रिजर्व्स के लिए, और अमाउंट ऑफ पीसी लिख दो. अमाउंट ऑफ पीसी. चलो 3 कॉलम कंटिन्यू कर लो. थ्री कॉलम्स कंटिन्यू. ये बन गया. इट्स रेडी नाउ. चलो बढ़ेंगे आगे. आर यू ऑल रेडी अप टिल हियर? स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन. Yes, बच्चों, everyone. I'll start writing the amount. देखो, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड फिगर लेंगे, क्योंकि यहां पे लिखा है ना आर. ये 3 पे आर लिखा हुआ है, ये 2 पे नहीं लिखा, तो ये तो सेम वैल्यू ले लो. 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख. ट्रेड रिसीवेबल्स 6 लाख, 3 lakhs comes to 9 lakhs.
4 लाख, 1 लाख, 5 लैक्स। बाकी जो 3 आइटम है ना वो अपने को रिवैल्यूड फिगर लेना है, वो रिवैल्यूड फिगर इधर है। 11 लैक्स, 8 लाख 50, 11 lakhs, 8 lakh 50. This comes to 19 lakh 50. For plant and machinery, 9 lakhs and 4 lakhs. Nine lakhs and 4 lakhs is 13 lakhs. 13 lakhs. और फिर उसके बाद इन्वेंट्री 6 lakhs and 3 lakhs. 6 lakhs and 3 lakhs. $6 lakhs and 3 lakhs is 9 lakhs. लाइबिलिटीज में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है. ट्रेड पेबल्स 12 lakhs and 4 lakhs. And this is 3 lakhs and 2 lakhs. 12 lakhs, 4 lakhs. 12 lakhs, 4 lakhs. 16 lakhs. And 3 lakhs and 2 lakhs. $5 lakhs. 3 lakhs and 2 lakhs is 5 lakhs. चलो टोटल मारेंगे. 11 plus 9 is 20, 26, 32 and 4, 36 lakhs. And this side 850 plus 4 plus 3, 4 plus 3 7, 7 3 10, 10 plus 1 11, 11 plus 850. This comes to 19 lakh 50. 36 lakhs plus 19 lakh 50. 55 lakh 50,000. क्रॉस चेक करते रहो भाई, हाथ में कैलकुलेटर रखो. 55 lakh 50,000. 36 में से माइनस करेंगे 15 lakhs. 36 lakhs minus 12 and 3, 15 lakhs. ये लो नेट एसेट्स आ गया 21 lakhs. 21 lakhs. 19 lakh 50,000 में से माइनस करना है 4 और 2 6 lakhs. This comes to 13 lakh 50. So ये हो जाएगा 34 lakh 50. मैं गुडविल कैपिटल रिजर्व्स निकाल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को जब तक डिस्चार्ज ऑफ पीसी का अमाउंट नहीं मिलेगा तब तक मैं कर ही नहीं सकता हूँ. अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा वर्किंग नोट. 1 मिनट, यहाँ पे डिबेंचर्स के लिए लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1. अब मेरे को नेट एसेट्स मिल गया ना, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बना सकता हूँ. कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर्स. कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर्स. उन्होंने बोला है नेट एसेट्स पे 10% रिटर्न्स चाहिए. 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, इंटेलिजेंट और डिलीजेंट लिमिटेड के लिए. ये बाजू लिख दो इंटेलिजेंट लिमिटेड, और ये बाजू लिखोगे डिलीजेंट लिमिटेड. डिबेंचर्स इंटेलिजेंट लिमिटेड, डिलीजेंट लिमिटेड. इंटेलिजेंट लिमिटेड एंड डिलीजेंट लिमिटेड देख लो 12% डिबेंचर्स है. मतलब अगर 100 रुपये का डिबेंचर है तो उस पर 12% इंटरेस्ट देना चाहिए. 100 रुपये का डिबेंचर्स है तो उस पर 12 रुपीज़ इंटरेस्ट देना चाहिए. लेकिन इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना वो कितना होना चाहिए, ऐसा एडजस्टमेंट मैंने अपने क्लास के टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम में भी करवाया है.
इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होना चाहिए? इंटरेस्ट का अमाउंट होना चाहिए 10% ऑफ नेट एसेट्स. 12% debentures of 100 each issued at par to provide an income equivalent to 10% return on net assets after revaluation of assets. तो मैंने revaluation of assets करके ही तो निकाला है net assets. मतलब 100 रुपये के डिबेंचर पे 12 रुपये इंटरेस्ट, लेकिन ये 12 रुपये का जो अमाउंट होगा वो कितना? ये जो नेट एसेट्स है ना 21 लाख, ये 12% से जो अमाउंट होना चाहिए दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू नेट एसेट्स का 10%. 13,50,000 है. सो 100 रुपये पे 12 रुपया, लेकिन 12 रुपये से जो अमाउंट मिलेगा दैट शुड बी इक्वल टू 10% ऑन नेट एसेट्स. 10% ऑन नेट एसेट्स. समझा क्या? ये जो लोग पूरा टॉपिक प्रैक्टिस करके आए, मेरी इच्छा तो यही थी कि तुम लोग पूरा टॉपिक प्रैक्टिस करके आओ. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अटेंड किया है उन्होंने किया है, और नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ वो फॉलो करोगे ना तो तुम पास ही नहीं होगे. दोनों ग्रुप में पास ही नहीं होगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे. यू विल पास विथ वेरी गुड मार्क्स. सो ज़्यादा अपनी होशियारी मत मारो कि हम लोग दूसरा सब्जेक्ट कर रहे ये कर रहे. अरे एक सब्जेक्ट में पैर जमाओ पहले. मैंने मॉर्निंग में लॉ करने बोला है, आफ्टरनून में अकाउंट्स करने बोला, और ये एक टॉपिक एक पूरा पेपर करते करते है ना कितने सारे टॉपिक्स वापस से ब्रशअप हो गए मालूम नहीं तुमको. इतना तुम कर ही नहीं सकते एक साथ अकेले बैठ के. सो 2 सब्जेक्ट में पैर जमाओ, 10-12 दिन जाने दो, फिर उसके बाद में चेंज होता है. लिखो. सो डिबेंचर्स 2,10,000 into 100 डिवाइड बाई 12, 17,50,000 का डिबेंचर्स है. और यहां पे सेम एडजस्टमेंट मैंने किया हुआ है, या तो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए किया या डिबेंचर के लिए. मैंने 2 क्वेश्चन में ऐसा एडजस्टमेंट कवर करवा है. 1,35,000 into 100 डिवाइड बाई 12, 11,25,000. 11,25,000. सो ये तो मेरे को अमाउंट मिल गया, लेकिन एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज है. सो अगर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमको मिल गया 17,500 डिबेंचर्स. डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मिल गया 11,250 डिबेंचर्स. जाओ ऊपर जाओ. ये लिखने के बाद अब डिस्चार्ज ऑफ पीसी में जाएंगे. डिस्चार्ज ऑफ पीसी कंप्लीट होगा. वी विल गो टू डिस्चार्ज ऑफ पीसी. डिस्चार्ज ऑफ पीसी में 17,500 इंटू 100, 17,50,000. and 11,250 into 100, 11,25,000 plus 17,50,000, 28,75,000. plus 6,25,000 plus 22 lakhs, 57 lakhs, 14 plus 3,75,000 plus 17,50,000, 35,25,000 minus 57 lakhs
21,75,000. This is the amount of PC. 21,75,000. चलो ये अमाउंट ऑफ पीसी इधर लिख दो. डिस्चार्ज ऑफ पीसी कंप्लीट हो गया. सी बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज है बिकॉज ऑफ दिस जन्माष्टमी गोइंग ऑन, सो इग्नोर इट. अपना काम करते चलो. 35,25,000 and 21,75,000 and total of this is 57 lakhs. सो नेट एसेट से ज्यादा ही पेमेंट है. देख लो नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट है. 21 lakhs नेट एसेट्स है और 35,25,000 का पेमेंट है. तो जितना नेट एसेट्स है अगर उससे ज्यादा पेमेंट होता है तो दिस एक्स्ट्रा पेमेंट इज फॉर गुडविल. एक्स्ट्रा पेमेंट इज फॉर गुडविल. 14,25,000 and 21,75,000 minus 1350, 8,25,000 plus 14,25,000. This comes to 22,50,000. $22,50,000. ये लो स्टेटमेंट ऑफ पीसी बन गया. बस एक म्यूचुअल डेब्ट्स की एंट्री पास कर लेते हैं खाली. ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स में 1-1 लाख रुपए का म्यूचुअल डेट्स है. और म्यूचुअल डेब्ट्स की एंट्री आती है लायबिलिटी टू एसेट. The entry for mutual debts is liabilities to assets, that is trade payables account debit, to trade receivables account. ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट. यू कैन सी हियर 1 लाख रुपए का उन्होंने फिगर दे रखा था. ट्रेड पेबल्स ऑफ इंटेलिजेंट लिमिटेड इंक्लूड्स 1 lakh ड्यू टू डिलीजेंट एंड ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ डिलीजेंट इंक्लूड्स 1 lakh ड्यू टू इंटेलिजेंट. सो 1 लाख रुपया दोनों बाजू. 1 lakh. बस अपने पास जो सामने बैलेंस शीट आइटम्स है, सामने जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी है ना, उससे ही अपना काम हो जाएगा. उससे ही अपना काम हो जाएगा. ये लो. सामने जाएंगे. डिस्चार्ज ऑफ पीसी में सबसे पहले इक्विटी शेयर्स है 14,000 और 8,000. इन शॉर्ट 22,000 इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर कैपिटल 22,000 into 100. 22 lakhs. Preference shares 3,000 और 2,000, that is 5,000. कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है? 8%. 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
5000 इंटू 100 तो इधर लिखो, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम $5,000 इंटू 25, 5,000 इंटू 25, 1,25,000। दैट्स इट। और कोई रिजर्व्स के नाम पे कुछ था ही नहीं। सो 22 प्लस 5 इज 27, 27 के साथ ऐड कर दो 1,25,000, दैट गिव्स यू 28,25,000। फिर आ गया डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स है, 17,500 और 11,250। नॉन करंट लाइबिलिटीज में 12% डिबेंचर्स, 17,500, 250 into 100, 28,750, into 100 gives us 28,75,000। ये लो, डिस्चार्ज ऑफ पीसी से तो हमने सब आइटम्स ले लिए। वी हैव टेकन ईच एंड एवरी आइटम फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ पीसी। अब स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन से एक एक आइटम लेते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग 19,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग 19,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी 13 lakhs। सो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 13 lakhs। और एक नेक्स्ट आइटम इन्वेंट्रीज 9 lakhs। इन्वेंट्रीज 9 lakhs। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवर्स, लेकिन ट्रेड रिसीवर्स में म्यूचुअल डेब्ट्स है 9 lakhs। इनर कॉलम में लिखो, राइट हियर ट्रेड रिसीवर्स। इनर कॉलम में लिखो कैश बैंक 4 + 1 5 lakhs। फोर प्लस 1 5 lakhs। फिर क्या है नेक्स्ट? ट्रेड पेबल्स, इस पे भी एडजस्टमेंट है, म्यूचुअल डेट्स है। कितना है? 12 + 4 16 lakhs। सो राइट हियर ट्रेड पेबल्स। $16 lakhs ब्रैकेट में लिखना। फिर है रिटायरमेंट ग्रेजुटी, और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी उन्होंने ब्रैकेट में बोला हुआ है लॉन्ग टर्म, तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी फंड नॉन करंट में लिखो।
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड 3 + 2 5 lakhs, 3 + 2 5 lakhs, ये लो डिस्चार्ज ऑफ पीसी हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीसी, ईच एंड एवरी आइटम वी हैव रिटर्न। गुडविल लिखो, गुडविल भूल गए, 22,50,000 का गुडविल। $22,50,000 का गुडविल। चलो ये हो गया कंप्लीट। और नीचे ट्रेड पेबल्स, ये ट्रेड पेबल से माइनस करो, ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करो। 1 लाख ट्रेड पेबल्स डेबिट है, ट्रेड पेबल से 1 लाख माइनस करो, सो दिस बिकम्स 15 lakhs। एंड ट्रेड रिसीवेबल से 1 लाख माइनस करो, this becomes 8 lakhs. That's it, all done. चलो बैलेंस शीट क्लोज। 28 + 5, this is 33,75,000 and 15 lakhs, 28,25,000, 33,75,000 plus 15 lakhs. That comes to 77 lakhs. 77 lakhs. $1950 plus 13 lakhs, plus 22,50,000. That's 55 lakhs. And 9 + 8 + 5. 22 lakhs. हो गया 77 lakhs. 77 lakhs. So देखो कितने सिंपल फॉर्म में हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन को। 77 lakhs. We have completed this question in such a simplified manner. एकदम सिंपल तरीके से। Once I complete this paper, please ये पूरा पेपर प्रैक्टिस कर लो। ये पूरा पेपर प्रैक्टिस करने का मतलब है इतने सारे टॉपिक्स तुम्हारे एक साथ कवर हो जाते हैं। चलो एक और मैंने आज के लिए क्वेश्चन बोला था, एक क्वेश्चन और बोला था मैंने, AS7 भी मैंने बोला था रिवीजन करके आना। अभी अगले लेक्चर में AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा रिवीजन करके आना। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवीजन करोगे फिर मैं तुमको एक टेस्ट पेपर का अनाउंसमेंट करूंगा, जो मेरा 5th पेपर बाकी है ना अकाउंट्स का, फिर उसके टेस्ट पेपर का अनाउंस करूंगा और वो टेस्ट पेपर में जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनका रिवीजन दूंगा। तुम भी करोगे, साथ में मैं उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। और वो हो गया तो फिर कंप्लीट मॉक टेस्ट का तुमको शेड्यूल मिल जाएगा। एक 5th पेपर मेरा लेना बाकी है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3A। और 3B कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो तुम पूरा रेडी करके आओगे, तैयार करके आओगे, तुम्हारा एक और टॉपिक तैयार हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरे नेक्स्ट क्लास के पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा रेडी करके आओगे।
अरे इसी तरीके से तैयारी होती है, ऐसे नहीं होती जो तरीके से तुम करते हो। तुमको आता जाता कुछ नहीं है, खाली होशियारी में तुम लोग टाइम खराब कर देते हो, अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। एक साथ टॉपिक्स उठाने होते हैं, एक बार स्लॉगिंग होता है, फिर सब कंफर्ट लेवल पे आ जाते हैं सारे टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बिजनेस of construction of flyover and railway overbridges. It obtained a contract from railway authorities to construct a railway bridge for 400 crores. ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 400 crores। आगे, the construction of the railway overbridge is expected to complete in 4 years. 4 साल में कंप्लीट होगा। एट द आउटसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट वॉज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट इनकर्ड विल बी 370 crores, बट बाय द ईयर 1 दिस एस्टिमेट स्टैंड्स टू रिवाइज्ड एट 375 crores। तुमको मालूम है एक्चुअल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। So this cost stands to revise by 375। ठीक है, आगे ड्यूरिंग द ईयर 3, 2 की तो बात ही नहीं की है, सीधा ईयर 3 की बात की है। कंस्ट्रक्शन लिमिटेड रिक्वेस्टेड फॉर अ वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट विच इज अप्रूव्ड बाय रेलवे अथॉरिटीज एंड अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट वैल्यू विल इंक्रीज बाय 10 crores। सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ईयर 3 में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगी 410 करोड़, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल इंक्रीज बाय 10 crores एंड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 7 crores। ईयर 3 में कॉस्ट 7 crore से बढ़ जाएगा। कंस्ट्रक्शन लिमिटेड डिसाइडेड टू मेजर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड to the total estimated contract cost. Contract costs are as under। अपने को ईयर वाइज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दे दिया है। फर्स्ट ईयर में बोला है 98.8 crores, सेकेंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 202.4 crores, थर्ड ईयर में 310 crores बोला, लेकिन इसमें से अनयूज मटेरियल्स है, तो अनयूज मटेरियल है तो 307 ही होएगा। मटेरियल्स यूज नहीं हुआ तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। और फोर्थ ईयर में 382 crores। मैं तुमको क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं। कैलकुलेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर। स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर, सच अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3A, पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, एक लाइन ड्रॉ कर दो। 4 years इन्वॉल्व है। स्टेटमेंट शोइंग percentage of completion, year wise, percentage of completion year wise, मैंने डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला दिया था। जिन्होंने ओरली भी रिवीजन किया होगा उनको याद आ गया होगा। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, अरे जो बोलता हूं प्लीज फॉलो करो, बहुत बेनिफिट होएगा। तुमको तरीका पता चलेगा कैसे सीए इंटर में सारे टॉपिक्स को एक साथ किया जाता है। भागो मत ये सब चीजों से, बैठ के प्रैक्टिस करो। और वो प्रैक्टिस पूरे दिन नहीं होती है। अगर टाइम टू टाइम करोगे ना तो 1 to 7, 1 to 9 के बीच में मॉर्निंग का टाइम थियरी के लिए,
सब पागलपन के जैसा काम मत करो, पहले नहीं करोगे फिर एक साथ यही करते रहोगे। इस तरीके से काम नहीं होता। दिन में 2 सब्जेक्ट होते हैं और उनको 10-12 दिन दिए जाते पहले। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। मेरे को ईयर वाइज एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं, मेरे को तो एक साथ ही दे दिया उन लोग ने। 375 दिया हुआ है, फिर उसके बाद में थर्ड ईयर में बोला बढ़ गया। इसके नीचे 2 लाइन छोड़ दो और 4 ईयर्स है, 4 कॉलम्स बना लो। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ईयर 4 ऊपर लिख देना रुपीज इन क्रोर्स। रुपीज इन क्रोर्स। देखो मेरे को हर साल का कॉस्ट दे के रखा है। फर्स्ट ईयर में कॉस्ट इनकर्ड इज 98.8। सेकेंड ईयर 202.4। थर्ड ईयर में ये लोग है 307 लोग हैं। $310 minus 3 अनयूज्ड मटेरियल 3 करोड़। और फोर्थ ईयर में तो टोटल कॉस्ट सेम होता है 382। लास्ट ईयर में ईयर ऑफ कंप्लीशन में 100% आ जाता है। छोटा सा टॉपिक है, जिन्होंने नहीं किया होगा लेक्चर के बाद पूरा टॉपिक रिवीजन कर लो। AS7 पूरा रिवाइज कर लो। छोटा सा टॉपिक है। अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। रिगार्डिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट देखो यहां पे दिया हुआ था। एस्टिमेटेड कॉस्ट इज गिवन हियर। एस्टिमेटेड स्टैंड्स एट 375 करोड़। खाली क्या है ना, थर्ड ईयर में ये इंक्रीज हो गया 7 करोड़ से। फर्स्ट ईयर में एस्टिमेटेड कॉस्ट 375, सेकेंड ईयर में भी 375। कॉस्ट इनकर्ड प्लस, अरे कॉस्ट इनकर्ड प्लस फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, सीधा 375 दे दिया है। थर्ड ईयर में 375 प्लस 7 है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ी है। और फोर्थ ईयर में तो सेम ही हो जाता है, क्योंकि फोर्थ ईयर में तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% हो जाता है। चलो निकालो। मेरे को इंडिविजुअल उन्होंने ना कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर्ड दिया नहीं था, एक ही बार दे दिया एस्टिमेटेड 375। सो 98.8 डिवाइड बाय 375 percentage, you get 26.35%। दूसरा 202.4 डिवाइड बाय 375%, you get 53.97। and this is 382। हाँ, लास्ट ईयर में, लास्ट नहीं थर्ड लास्ट, 307 डिवाइड बाय 382%, क्या आ गया 80.37। %80.37। चलो ये तो रेडी हो गया।
इनको चाहिए था डिग्री ऑफ कंप्लीशन, पहले हम लोग ने डिग्री ऑफ कंप्लीशन वर्कआउट कर लिया। सेकेंड, उनको प्रॉफिट फॉर द ईयर चाहिए, ईयर वाइज। स्टेटमेंट शोइंग profit or loss for the year. Statement showing profit or loss for the year. Contract revenue, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एक लाइन छोड़ के माइनस कॉस्ट टिल डेट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी टिल डेट ही लेते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू नीचे लिख दो टिल डेट। कॉस्ट टिल डेट तो हमको मिलता है प्रॉफिट और लॉस टिल डेट। इसमें से हम माइनस करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर और हमको मिल जाता है प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये लो प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। पर्टिकुलर्स छोटा सा टॉपिक है, लेक्चर के बाद पूरा रिवीजन कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में आने के पहले पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट, रिटर्न प्रैक्टिस, पहले ओरल रिवीजन करने का, थियरी वगैरह सब पढ़ने का, गो थ्रू एंट्रीज एंटायर थियरी, उसके बाद में रूलिंग बना देने का एक साथ, फिर सॉल्व करना चालू करने का। एक बार का बोलते हैं ना, एक बार की धमाल चौकड़ी, लेकिन टॉपिक हो जाता है, टॉपिक पूरा रोटेशन में आ जाता है। देख लो पहले 400 करोड़ था कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और थर्ड ईयर में 410 करोड़ हो गया। सो 400 करोड़ इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन 26.35, यहाँ पे भी 400 करोड़ इंटू 53.97 आज तक का जो कंप्लीट हुआ है उतना, और यहाँ पे 410 करोड़ हो गया इंटू 80.37, और यहाँ पे तो 100%, 410 इंटू 100%। फोर्थ ईयर में तो काम ही कंप्लीट हो गया। सो 400 इंटू 26.35, 105.4, 400 इंटू 53.97, 21, 215.88, 215.88 करोड़ है ये सब। 410 इंटू 80.37, 329.52 कर दो ना, 329.52, 517 को 52 कर दो, या रहने दो 329.517 रहने दो, रुपीज इन करोड़ है।
कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, ये रहा ऊपर जो न्यूमरेटर है 98.8, 202.4, 307 and 282, sorry 382. सो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट मिल गया। अब अपने को प्रॉफिट टिल डेट मिलेगा 105.4 minus 98.8, you get 6.6, check। और फर्स्ट ईयर में कोई प्रीवियस ईयर ये नहीं था तो ये 6.6 ही हो जाएगा। 215.88 माइनस 202.4, 13.48, 13.48 में से प्रीवियस ईयर का 6.6 माइनस कर दो, 6.88, 329.517 माइनस 307, 22.517। इसमें ये पिछले 2 साल का माइनस कर दो, 6.6 और 6.88, 6.6 और 6.88 मतलब यही है, माइनस 13.48 पिछले 2 साल का। अरे ये दोनों माइनस किया है, दोनों का टोटल 13.48 ही आता है। सो 22.517 माइनस 13.48, 9.037, एंड 410 माइनस 382 कितना, 28 बचेगा। 28 में से ये माइनस कर दो, 3 साल का प्रॉफिट है। ये क्या, इसका मतलब 1 2 3 ये तीनों को ऐड करोगे तो यही आएगा 22.517, क्योंकि अपने को वो 3rd ईयर तक का प्रॉफिट है ये। सो 28 माइनस 22.517, 5.483। ये लो प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल गया। उनकी 2 रिक्वायरमेंट थी, देयर 2 रिक्वायरमेंट्स वी हैव कंप्लीटेड। एक तो उनको चाहिए था डिग्री ऑफ कंप्लीशन, वो ये रहा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, सब ऊपर हमने लिख दिया डिग्री ऑफ कंप्लीशन। और दूसरा दे वांटेड अस टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट फॉर द ईयर, दिस इज ऑफ 3rd ईयर एंड दिस इज ऑफ लास्ट ईयर। कितने मार्क्स का प्रॉब्लम है ये? 7 मार्क के क्वेश्चंस आने लगे, पहले 4 5 मार्क के क्वेश्चंस आते थे। 7 मार्क का क्वेश्चन है, कहाँ पेपर डिफिकल्ट है? मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बाकी है बस। अगले लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करके आओ। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर करके आना, और साथ में AS29 प्रिपेयर करके आना। 2 चैप्टर प्रिपेयर करके आओगे, क्योंकि तुम्हारा जो अब नेक्स्ट पेपर आने वाला है ना, नेक्स्ट पेपर में तुम्हारा होने वाला है जॉइंट वेंचर। मैं बता देता हूँ तुम्हारा जो नेक्स्ट पेपर आएगा ना, उसमें क्या क्या होने वाला है। मैं जो तुमको क्लास में तुम्हारा पेपर लेने वाला हूँ, उसमें आएगा जॉइंट वेंचर एंड ऑल रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अभी तक मैंने पहले 4 पेपर में नहीं लिए ना, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने वाले हैं। उसमें AS29 भी है, AS29 भी है उसमें। मैं तुमको 1 मिनट लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ। नेक्स्ट वीक जो तुम्हारा पेपर आएगा ना, 1 मिनट दे दो खाली मेरे को।
एसोसिएट्स नहीं, जॉइंट वेंचर, फिर AS15, AS24, 28 और ये 29, ये तुम्हारे पेपर आने वाले हैं। ये तुम्हारा अभी अगला क्लासरूम में पेपर होने वाला है। ये वीक नहीं लूंगा, अगले वीक लूंगा, अगले वेडनेसडे को होगा। ये वेडनेसडे नहीं, अगले वेडनेसडे को होगा। आने वाले वेडनेसडे को नहीं, अगले वेडनेसडे को होगा। कमिंग वीक के वेडनेसडे को नहीं, एकदम क्लियर है। उसके बाद वाला नेक्स्ट वीक। तो ये पूरा प्रिपेयर करने का है। तो अभी अगले लेक्चर में जब आओगे, एक तो तुम्हें AS3 प्रिपेयर करके आओगे और तुम्हारे पास टाइम है उसके बाद में भी, और साथ में AS29 जो क्लास में करा है प्रिपेयर करके आना। AS3 कंप्लीट करके मैं AS29 के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आई विल मेक यू परफेक्ट इन AS29 इन माय नेक्स्ट लेक्चर। छोटे छोटे ड्यूरेशन के लेक्चर्स है, बट दिस इज वेरी इफेक्टिव। तुम्हारा जब एग्जाम होगा, तुम एग्जाम में पेपर लिखोगे, मार्क्स आएगा, तब तुम याद करोगे मेरे को कि जो मैं प्रैक्टिस सेशन बोलता हूँ वो प्रैक्टिस सेशंस करो। मैंने मॉर्निंग का टाइम तुम्हारा सेपरेट कर दिया, मैं पूरा दिन यूज नहीं करवाता हूँ तुम्हारा। एक स्लॉट, तुम बोलते हो हम रात को पढ़ते हैं, तो रात को पढ़ते हो तो भी 7 to 12 एंड 1 to 8, 1 to 7, 1 to 8 जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिवीजन कर लो। और 2 सब्जेक्ट होना चाहिए तुम्हारा, तो ही जाके मैं बताता हूँ CA इंटर में पास होगे, CA इंटर में अच्छे मार्क्स लाओगे। अदरवाइज इट इज नॉट इजी। चलो दैट्स इट, वी विल स्टॉप इट हियर। अभी मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारे पास से कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट चाहिए। आई विल क्रिएट असाइनमेंट, आई विल पुट असाइनमेंट, अकॉर्डिंगली वर्क। स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट वर्किंग। काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। और नौटंकी मत करो, बहुत बीमार है, बहुत ये है, बहुत वो है, कुछ हेल्प नहीं होगी। रिजल्ट में 2 ही होता है, पास एंड फेल, रीजंस नहीं होते। हर बार कोई तो बहुत बीमार हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। ये सब नखरे मत करो प्लीज, काम करो, डू वर्क। यू ऑल आर CA इंटर स्टूडेंट्स, और मैं सबको तुमको ये एग्जाम होने के बाद CA फाइनल में देखना चाहता हूं। उसके लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। आई विल टेक केयर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अभी 2 बोला है, 31 अगस्त तक संभालो इसको। पहले ये 2 सब्जेक्ट में ग्रिप ले लो, आगे सब करेंगे हम लोग। चलो दैट्स इट, यू ऑल कैन लीव फॉर द डे।